नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी गुलाबी महल। अब तक आपने सुना नित्या और दिशानी ने नर्तकी रोहिणी और महल में आते घुंघरुओं की आवाज का राज पता कर लिया था। आज हम सुनेंगे कहानी का तीसरा भाग। अगले दिन उठकर नित्या और दिशानी बैठक में आए तो महाराज ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता चला, तो दोनों ने इनकार कर दिया और कहा ढूंढ रहे हैं। नित्या अपने काम को पूरा करने निकल रही थी तो महारानी रमा देवी ने रात होने से पहले सूर्य महल वापस आने को कहा। नित्या ने भी हाँ में सर हिलाया। नित्या गुलाबी महल आकर अपनी टीम को काम सौंपकर तहखाने की तरफ चली गई। तहखाने में उस जमाने की बहुत सारी चीजें रखी थी। एक एक एंटीक वस्तुओं में जैसे वो खो गई। इतने में नित्या के पैरों को कुछ लगा। नित्या ने देखा तो घुंघरू थे। उसने उसे उठा लिए। घुंघरू काफी भारी थे। समय बहुत हो चुका था तो नित्या घुंघरू को लेकर बाहर आ गई। टीम ने भी अपना आज का काम खत्म कर लिया था। नित्या ने घुंघरुओं को अपने बैग में डाला। फिर उसने वो फ्रेम एक बार देखी जिसे उसने कल ठीक किया था। फ्रेम अभी सूखने का था। उस तस्वीर में महाराजा को आज नित्या ने गौर से देखा। उनकी आंखें बोलती हुई और मुस्कान जीवित लगी। किसी के आवाज लगाने पर नित्या का ध्यान भंग हुआ। उसने वो तस्वीर वहीं रखी। दीवार को देखा तो आज दीवार की वो दरार और ज्यादा गहरी लगी। नित्या ने अपने असिस्टेंट को कल इस दरार को ठीक करने का काम सौंपा और सब वहां से निकल गए। नित्या और दिशानी ने आज फिर खाने के बाद दिशानी के कमरे में जाकर उस किताब के आगे के भाग को पढ़ने का सोचा। नित्या ने पढ़ना शुरू किया। आगे नर्तकी रोहिणी के नृत्य के बारे में लिखा था कि वो कैसे अपने नृत्य से सबका मन मोह लेती थी। जितनी नृत्य में पारंगत थी उतना ही उनका मन कोमल। मधुरभाषी रोहिणी किसी की पीड़ा नहीं देख सकती थी। इतना पढ़ते ही नित्या को घुंघरुओं की याद आई। उसने वो घुंघरू दिशानी को दिखाए। फिर उसने वह घुंघरू अपने पैरों में बांध लिए। वो घुंघरू वो पायल बांधते ही नित्या नृत्य करने लगी। दिशानी के बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुक रही थी। दिशानी ने जोर से धक्का मारा तो जैसे नित्या होश में आई। दिशानी ने पूछा, तुमने नृत्य करना कब सीखा? तो नित्या बोली, नृत्य और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दिशानी ने कहा, तुम अभी नृत्य कर रही थी। सुनकर नित्या चौंक गई। उसने पायल उतार कर रखे और दिशानी से कहा कि चलो गुलाबी महल चलते हैं। दिशानी भी उत्सुक थी रात को गुलाबी महल जाने के लिए। दोनों सबकी नजरें बचाकर गुलाबी महल चली गईं। घुंघरुओं की आवाज और तेज सुनाई पड़ रही थी। दिशानी घबरा गई और अंदर आने से मना कर दिया। उसे बाहर रुकने को कहकर नित्या महल के अंदर चली गई। अंदर गुलाबी महल में हर जगह रोशनी थी। वहां बहुत चहल पहल थी। दासियां सेवक अपने अपने काम निपटा रहे थे। किसी ने नित्या को नहीं देखा, जैसे वो वहां है ही नहीं। सामने एक तरफ रानी जानकी अपने पुत्र के साथ खेलती हुई नजर आई। नित्या थोड़ी आगे बढ़ी तो दीवान खाने में महाराज अपने मंत्री और दूसरे सभागणों के साथ किसी युद्ध की रणनीति तैयार कर रहे थे। वहां भी नित्या किसी को नहीं दिखी। दूसरे कमरे में जाते ही नर्तकी रोहिणी शीशे के आगे बैठे अपने केश संवार रही थी। उनकी दासियां अपने अपने कामों में लगी थीं और हंसी टिटोली कर रही थी। रोहिणी ने शीशे में नित्या को देखा और पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। नित्या घबरा गई। तेजी से महल के बाहर की तरफ भागी और दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया।
दिशानी के पास पहुंची तो उसकी सांसें फूलती देख दिशानी ने पहले सूर्य महल चलने को कहा। दोनों छुपते छुपाते महल के अंदर गए। दिशानी के कमरे में आते ही दोनों ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दिशानी ने नित्या को पानी देते हुए उसकी हालत का कारण पूछा। नित्या ने अंदर हुई सारी घटना के बारे में बताया तो दिशानी को तो सांसें अटक गई थी। नित्या ने उसे संभालते हुए उसे पानी पिलाया। अब घुंघरुओं की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। दिशानी और नित्या डर के मारे रजाई के अंदर छुप गईं। जो लोग सदियों पहले मर चुके हैं वो नित्या को कैसे दिखाई दिए, जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।